दोस्तों कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पर्सन एंड काइंड्स ऑफ पर्सन इन जूरिस्प्रूडेंस। कानून की नज़र में पर्सन से मुराद क्या है, पर्सन का क्या मतलब होता है और कितने डिफरेंट टाइप्स के पर्सन होते हैं। तो अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो उसमें तो हम सिंपल ये बता देंगे कि भाई जूरिस्प्रूडेंस यानी कानून की नज़र में पर्सन से मुराद कोई ऐसी एंटिटी, कोई ऐसी चीज़ जिसके हवाले से कानून ने ये कह दिया कि भाई इसके कुछ राइट्स एंड कुछ ड्यूटीज़ हैं। यानी अगर ये कानून कहता है कि भाई इस चीज़ के कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे? पर्सन बोलेंगे। अब वो कानून की नज़र में पर्सनैलिटी की कैटेगरी में आ जाएगा। जब आप पर्सन बन जाते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है आप प्रॉपर्टी भी खरीद कर सकते हैं, आप कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, आप अदालत में अपने आप को पेश भी कर सकते हैं, किसी के ऊपर मुकदमा भी कर सकते हैं। यानी वो सारे लीगल मामलात यानी कि आपके ऊपर लागू होंगे। तो इस हवाले से पर्सन के हवाले से दो बड़ी अहम टाइप्स एंड कैटेगरीज हैं। एक है नेचुरल पर्सन, दूसरा है लीगल पर्सन जिसको आम अल्फाजों में आर्टिफिशियल पर्सन भी कहा जाता है। तो खैर अब इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊं। ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन। सबसे पहले देखेंगे कि यार पर्सन का मतलब क्या होता है। यार ये एक लैटिन वर्ड है पर्सोना, वहाँ से निकला है, जिसका मतलब होता है मास्क। पुराने ज़माने में लोग एक्टिंग करते थे तो वो एक मास्क पहन के एक्टिंग करते थे। जब थिएटर करते थे तो इस तरह करते थे, तो वहीं से ये लफ्ज़ निकला है। वैसे तो आपको पता है पर्सन से मुराद वो जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि उसको वो राइट्स भी रख सकता है और उसके पास ड्यूटीज़ भी हों। इसके अलावा इसके हवाले से दूसरे जो डिफरेंट जुरिस्ट हैं उन्होंने भी अपनी अपनी डेफिनेशन दी हैं। जैसे सालमन ने क्या कहा है, वो कहता है कि भाई पर्सन से मुराद वो शख्स जिसको कानून ने ये कहा हो कि भाई ये तुम्हारे राइट्स हैं, तुम्हारी ड्यूटीज़ हैं। इसी तरीके ऑस्टिन साहब कहते हैं कि भाई हर इंसान पर्सन है कानून की नज़र में, लीगल सेंस में। ठीक है। ग्रे साहब कहते हैं कि यार पर्सन एक ऐसी एंटिटी होती है जिसके साथ राइट्स एंड ड्यूटीज़ जुड़े होते हैं। इसी तरीके से अगर हम इंडियन लॉ की बात करें, इंडियन पीनल कोड की बात करें, तो उसका सेक्शन 11 उसके अंदर लिखा हुआ है कि पर्सन से मुराद कोई भी कंपनी, एसोसिएशन या लोगों का ग्रुप या बॉडी ऑफ पर्सन, उसको क्या कहा जाता है? पर्सन कहा जाता है। अब अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 है। ठीक है ना, 1897 के अंदर उसका जो सेक्शन 3 है, सब क्लॉज 39 है, उसके अंदर भी पर्सन की वही डेफिनेशन मौजूद है जो इंडियन पीनल कोड के अंदर मौजूद है कि एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट इज कॉल्ड पर्सन। फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 उसका जो सेक्शन 20 है उसके अंदर भी पर्सन की डेफिनेशन मौजूद है, जिसमें लिखा हुआ है कि पर्सन मीन्स कोई भी इंडिविजुअल यानी कोई भी आम इंसान, जिस तरह आप और मैं हैं। कोई कंपनी हो गई, कोई हुकूमत हो गई, हुकूमती इदारा हो गया, या कोई पॉलिटिकल सब डिवीज़न है फॉरेन गवर्नमेंट की, या कोई पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी जनाब पर्सन की कैटेगरी में आएगा। इसी तरीके से पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर भी पर्सन के बारे में वैसे वाज़े अल्फाजों में तो नहीं बताया, उसकी डेफिनेशन नहीं मौजूद, लेकिन अज़्यूम हम वही डेफिनेशन करते हैं जो अभी हम पढ़ रहे हैं कि पर्सन मीन्स कोई ऐसा शख्स जिसके कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ हों और वो किसने रिकग्नाइज़ किए हों? कानून ने रिकग्नाइज़ किए हैं। अगर कानून कहता है कि भाई इस बंदे के कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं तो हम उसको पर्सन ही कहेंगे। जनाब इसी तरीके से पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी आर्टिकल 9 के अंदर पर्सन का जिक्र करता है कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ और लिबर्टी। यानी किसी भी शख्स को आपने उसकी ज़िंदगी और उसकी आज़ादी से महरूम नहीं करना। ठीक है जी। अब देखेंगे कि पर्सन्स की क्या काइंड्स हैं जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। भाई दो ही बड़ी कैटेगरीज हैं। एक है नेचुरल पर्सन। अब नेचुरल पर्सन वो होता है जो आप और मेरी तरह, ठीक है, इंसान होता है और जिसके कुछ बुनियादी हकूक़ होते हैं, राइट टू लाइफ, लिबर्टी, पर्सनल सिक्योरिटी। ठीक है, और अदालत ने रिकग्नाइज़ किया हो कि भाई ये बंदा बिल्कुल ठीक है और इसके कुछ राइट्स एंड ड्यूटीज़, हम उसको बोलते हैं नेचुरल पर्सन। अब इसकी खुसूसियात क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? भाई एक तो ये है कि आपके अंदर इतनी एबिलिटी हो कि आप लीगल राइट्स को एक्सरसाइज कर सकें और अपने लीगल ड्यूटीज़ को पूरा कर सकें। नंबर 2 इसमें यह है कि जैसे ही एक इंसान पैदा होता है तो उसकी लीगल पर्सनैलिटी भी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कुछ जुरिस्डिक्शन के अंदर ये भी है
कि इवन के एक इंसान अभी पैदा नहीं हुआ, यानी एक बच्चा है, वो 8 माह का है, 7 माह का है, 9 माह का है, वो जो फीटस है, जो अभी माँ की कोख में है, पेट में है, अभी वो दुनिया में नहीं आया, लेकिन कुछ केसेस के अंदर जब इनहेरिटेंस का मामला आता है तो वो उसकी लीगल पर्सनैलिटी वहीं से शुरू हो जाती है, लेकिन ये बहुत ही लिमिटेड होता है, ठीक है जी। अदरवाइज जैसे आपकी पैदाइश होगी, जैसे आप इस दुनिया में आएंगे, आंखें खोलेंगे, तो आप जनाब नेचुरल पर्सन कहलाना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, ये टर्मिनेशन कब होती है? जब आपकी डेथ हो जाती है, जब आप मर जाएंगे तो आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो पर्सन का जो टैग है, वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कुछ मामलात में फिर भी आपकी कुछ राइट्स जो है ना, वो ड्यूटीज़ अभी भी रहते हैं। यानी अगर आपने कोई कर्ज़ लिया है, आपने कोई विल लिखी है, तो कर्ज़ लिया था तो वो कर्ज़ आपके रिश्तेदार आपकी जगह से पे करेंगे। आपने जो प्रॉपर्टी छोड़ी है उसकी इनहेरिटेंस वगैरह, और अगर आपने विल लिखा है तो उसको एग्जीक्यूट वगैरह करना, इवन कि वो आप मर जाते हैं लेकिन फिर भी आपके मामलात आपके नाम पे वो चीज़ें कर की जाती हैं। तो यानी ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि आप मर जाएँ तो आपकी वो पर्सनैलिटी ख़त्म हो जाती है, लेकिन विल और कर्ज़ और लोन और इनहेरिटेंस के मामलात में फिर भी आपकी लीगल पर्सनैलिटी ज़िंदा रहती है। अब इसकी लिमिटेशंस भी हैं। वैसे तो एक बंदा नेचुरल है, पर्सन जो है ना, वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है या सारा कुछ है, लीगल मामलात कर सकता है, उसके राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं। लेकिन बाज़ औक़ात अगर उसकी एज कम है, वो माइनर है, तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं। अगर वो मेंटली पागल है तो रिस्ट्रिक्शन लग जाती हैं, और अगर उसका लीगल स्टेटस सही नहीं है, बैंकरप्ट है, कन्विक्टेड है, तो उस सूरत में उसके राइट्स एंड ड्यूटीज़ में थोड़ा बहुत यानी कि तब्दीली या बदलाव आ जाता है। ठीक है जी। अब हम देखेंगे कि लीगल पर्सन किसको बोलते हैं, या जिसको आम अल्फाजों में आर्टिफिशियल पर्सन। यार इंसान के अलावा बाकी कोई भी जो चीज़ है ना, जिसको अदालत या कानून ने रिकग्नाइज किया है, हम उसको बोलेंगे लीगल पर्सन, जिसकी लीगल आइडेंटिटी हो। जिसका सिंपल एग्जांपल है कोई भी कंपनी या कॉर्पोरेशन, ठीक है, उसके राइट्स होते हैं, उसकी ऑब्लिगेशंस होते हैं, और वो लीगल प्रोसीडिंग के अंदर पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब इसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं? सबसे पहले कि ये कोई भी जो लीगल पर्सन होता है ना दोस्तों, जो आर्टिफिशियल होता है, नेचुरल नहीं होता, उसको क्रिएट पता है कौन करता है? कानून खुद करता है अपने प्रोसेस से। देखो, एक कंपनी मैं बनाने जा रहा हूँ, वो मेरी कंपनी कब बनेगी? जब मैं उसकी रजिस्ट्रेशन कराऊंगा ना, वैसे तो नहीं बनेगी ना। तो जब रजिस्ट्रेशन होगी, मैंने कानून के ज़रिए उस प्रोसीजर को फॉलो किया, तो मेरी कंपनी पैदा हो गई, उसका जन्म हो गया, अब ये लीगल पर्सन है। अच्छा जी, और वैसे भी जो लीगल पर्सन है ना, वो जो उसके साथ जो नेचुरल पर्सन जुड़े होते हैं वो अलग होता है। यानी एक कंपनी है, उसके अंदर लोग काम कर रहे हैं, तो वो लोग जो हैं वो नेचुरल पर्सन अलग होंगे, और ये कंपनी की लीगल आइडेंटिटी अलग होगी, सेपरेट होगी। दूसरा, परपेचुअल सक्सेशन, कि बाज़ औक़ात एक लीगल पर्सन है, उसके साथ जुड़े हुए नेचुरल पर्सन मर भी जाते हैं, खप जाते हैं, लेकिन वो जो पर्सन है, वो कंपनी है, वो चलती रहती है, उसकी ओनरशिप तब्दील होती रहती है। इसी तरीके से बाज़ औक़ात ये भी होता है कि ये जो लीगल पर्सन है, ये नेचुरल पर्सन के ज़रिए अपने काम करवाता है। यानी कि जो लीगल पर्सन है, बहुत सारे जो काम्स हैं ना, वो नेचुरल लोगों के ज़रिए करवाते हैं। जैसे एक कंपनी है, अब कंपनी खुद तो काम नहीं करती ना, कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स होंगे, एजेंट्स होंगे, ट्रस्टीज़ होंगे, उनके वर्कर्स होंगे, वही काम करेंगे, लेकिन कंपनी का नाम भी इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, तो ये उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आर्टिफिशियल या लीगल पर्सन कहलाते हैं। अच्छा जी, अब इसके एग्जांपल क्या है भाई? एक तो कंपनीज़, ठीक है ना, बहुत सारी कंपनीज़ हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, इनके एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे बहुत इंटरनेशनल कंपनीज़ हैं, अमेज़न है, मेटा है, ये फेसबुक, ट्विटर वगैरह, ये कंपनीज़ हैं सारी इंटरनेशनल। ट्रस्ट, ये भी लीगल पर्सन है। जो इंस्टीट्यूशन है, इदारे हैं, जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, क्लब्स हैं, सोसाइटीज़ हैं। इसके हवाले से एक और एग्जांपल भी है कि बहुत सारे डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर जो रिलीजियस आइडल्स हैं, डिटीज़ हैं, वो भी जनाब लीगल पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। जैसे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर जो टेम्पल्स हैं, ठीक है, या उनके वहाँ पे जो मुजस्मे पड़े हुए हैं, मूर्ति पड़े हुए हैं, उनको भी अलग से एज ए लीगल पर्सनैलिटी डील किया जाता है। इसी हवाले से कुछ कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे तो रिवर्स, फॉरेस्ट और एनिमल को भी जनाब लीगल पर्सनैलिटी का दर्जा दिया गया है। यानी कि हर सब कंट्रीज़ के अंदर नहीं, कुछ कंट्रीज़ के अंदर, जैसे न्यूजीलैंड है, वहाँ पे एक रिवर है, उसको उन्होंने लीगल पर्सनैलिटी का स्टेटस दिया हुआ है। इंडिया के अंदर भी कुछ रिवर्स को उन्होंने स्टेटस दिया हुआ है। कोलंबिया के अंदर भी कुछ जानवरों को उन्होंने लीगल पर्सनैलिटी का स्टेटस दिया। उसका मकसद सिर्फ एक ही है कि यार इन लोगों का, इन चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अगर कोई रिवर है तो उसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उसको साफ़ रखा जाए, उसके यानी कि उसके साथ उसको यानी कि डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है? ताकि जो इकोसिस्टम है वो बेहतर रहे। ठीक है जी? अब कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करते हैं लीगल पर्सनैलिटी के। अच्छा जी, वैसे तो बहुत सारी नेचुरल एंड लीगल पर्सन की मैंने कैटेगरीज बताई, लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो उनके ना बड़े लिमिटेड से राइट्स होते हैं। मिसाल है
एक अनबॉर्न पर्सन है, एक बंदा है अभी वो पैदा नहीं हुआ, एक बच्चा है अभी वो माँ की कोख में है। वैसे तो बहुत सारे जूरिस्प्रूडेंस उसको यानी कि नेचुरल लीगल पर्सन कंसीडर नहीं करते, लेकिन कुछ जूरिस्प्रूडेंस उसके ऊपर शर्त लगाते हैं कि अगर वो बच्चा जिंदा पैदा होता है तो फिर हम उसको लीगल पर्सन कंसीडर करेंगे और उसकी फिर विरासत में भी हिस्सा होगा, उसका फलाम चीज़ में भी हिस्सा होगा। यानी एक बच्चा है वो 8 माह का है, माँ की कोख में है, तो जनाब उसके ऊपर वरासत का फार्मूला अप्लाई होगा। शर्त ये है अगर वो जिंदा पैदा होता है, ठीक है ना। तो इस हवाले से एग्जांपल देखें, इस्लामिक लॉ हनफी स्कूल में यही है कि जनाब जो फीटस है वो लीगल पर्सन कहलाता है। कंडीशन ये है अगर वो जिंदा पैदा होता है और उसके ऊपर फिर इनहेरिटेंस अप्लाई होगी। इसी तरीके से इंडिया के अंदर जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956, उसका सेक्शन 20 है, वो भी यही बात करता है। इसी तरीके से यूके के अंदर भी एक बहुत पुराना मुकदमा है, उसके अंदर भी इन्होंने यही कहा है कि जो बच्चा माँ की कोख में होता है को वो अगर जिंदा पैदा होगा तो उसको इनहेरिट किया जाएगा, उसको वरासत में हिस्सा दिया जाएगा। उसके बाद दूसरी कैटेगरी है डिसीज्ड पर्सन। वैसे बंदा जब मर जाता है तो उसके लीगल राइट्स वगैरह ऑब्लिगेशन सारे खत्म हो जाते हैं, है ना जी। लेकिन कुछ मामलात में फिर भी रहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर उसने कर्ज लिया होगा तो वो कर्ज वापस करना है उसके वारिसों ने। अगर उसने जो पीछे प्रॉपर्टी छोड़ी हुई है उसको एडमिनिस्ट्रेशन करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको इनहेरिट किस तरह करना है, ये सारी चीज़ें। इसका मतलब है कि वैसे वो बंदा तो चला गया है लेकिन वो जो उसके राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं वो कोई और एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर उसके ब्याह पे वो उनको कर रहा है। यानी एक बंदा मर गया तो उसकी प्रॉपर्टी को कोई और बंदा डिवाइड कर रहा होता है, यानी कि उसकी वो चीज़ें अभी भी चल रही होती हैं। इस हवाले से भी एग्जांपल देखें, इंडिया के अंदर इंडियन सक्सेशन एक्ट 1926, उसमें भी यही है कि जो एग्जीक्यूटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, वो रिप्रेजेंट करेगा मरे हुए बंदे की प्रॉपर्टी को लीगल प्रोसीडिंग के अंदर। यूके का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ ईस्टेट एक्ट है 1925, वो भी यही कहता है कि जो सरकारी मुलाजिम होगा, एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर होगा, वो जो बंदा मर गया है ना उसकी प्रॉपर्टी को डील करेगा और उसके बिहाफ पे जाके अदालत में पेश होगा, ठीक है जी। उसके बाद तीसरी कैटेगरी है नॉन ह्यूमन एंटिटीज। कुछ ऐसी एंटिटीज हैं जो नॉन ह्यूमन है, जिसका ताल्लुक इन्वायरमेंट से है, ठीक है ना। उनको भी लीगल पर्सनहुड का यानी कि स्टेटस दिया गया है, उनको भी लीगल पर्सनैलिटी कहा जाता है। इसकी एग्जांपल देंगे न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के अंदर एक बड़ा मशहूर रिवर है वैन गोनगनोई रिवर, इस तरह कुछ बोलते हैं उसको। उन्होंने 2017 में उसकी अदालत ने इसको रिकग्नाइज किया कि भाईजान ये हमारा लीगल पर्सन है, इसके भी राइट्स हैं, पावर्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ हैं, सारा कुछ। और इसके दो इन्होंने लीगल गार्डियंस जो है ना वो नॉमिनेट किया, एक तो वहाँ का क्राउन और दूसरा वहाँ पे जो इंडिजिनस ग्रुप है, वहाँ पे जो बहुत ही पुराने लोग रहते हैं जिसको मारुई कहते हैं, वो जनाब इस रिवर के यानी कि गार्डियन कहलाए। इसी तरीके से इंडिया के अंदर 2017 में उत्तराखंड की जो हाई कोर्ट है उसने भी एक फैसला दिया कि भाई गंगा और यमुना रिवर भी हमारे लीगल पर्सन है। उसका मकसद सिर्फ यही है कि यार इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, इकोलॉजिकल बैलेंस किया जाए, इनको साफ रखा जाए, इनके पानी को आपने मिसयूज़ नहीं करना और दरिया का जो रास्ता है वो आपने रोकना नहीं है, ठीक है जी। तो ये तो हो गई सारी चीज़ें। अब कुछ थ्योरीज पढ़ते हैं लीगल पर्सनैलिटी के हवाले से, नेचर के हवाले से। यार पहली थ्योरी है फिक्शन थ्योरी। ये कहते हैं कि यार एक्चुअली जो लीगल पर्सन्स हैं ना वो रियल में है ही नहीं, ये तो बस हम जस्ट प्रिटेंड करते हैं, ये फिक्शन है। यानी जो कंपनीज हैं वो है ही नहीं, वो पर्सन की तरह ठीक है बट लेकिन वो मतलब ये हकीकत नहीं है, ये बस ड्रामा है, ये फनकारी है, ये फिक्शन है। दूसरी थ्योरी है कंसेशन थ्योरी। ये क्या कहती है कि भाई लीगल पर्सनैलिटी का जो स्टेटस है ना वो ये रियासत देती है। अगर रियासत अगर आपको कहती है ना कि हाँ जी आप ये कंपनी रजिस्टर करवाएंगे तो वो कंपनी लीगल पर्सनैलिटी वजूद में आ जाएगी। तो यानी लीगल पर्सनैलिटी की का जो जन्म है वो एक्चुअली रियासत कंसेशन देती है, ठीक है, तभी जाके वो काम होती है। अदालत जब अप्रूव करेगी तभी आपका लीगल पर्सनैलिटी का वजूद आ जाएगा किसी की कंपनी का, ठीक है जी। इसी तरीके से ग्रुप पर्सनैलिटी है, वो ये कहते हैं कि यार जो कंपनीज हैं, कम्युनिटीज़ हैं, वो रियल में एग्जिस्ट करते हैं और वो आम इंसानों से अलग हैं। ये एक और थ्योरी है, ठीक है। अगर एक कंपनी है उसकी अपनी आइडेंटिटी है, भले उसके अंदर एम्प्लॉयज़ आते हैं जाते हैं लेकिन उसका अपना स्टेटस है। इसी तरीके से ब्रैकेट थ्योरी है, वो ये कहते हैं कि भाई लीगल पर्सनैलिटी जस्ट एक टूल है, एक शॉर्टकट है, कानून यूज़ करता है ताकि बहुत सारे लोगों को डील किया जाए। यानी एक कंपनी में 1000 बंदा काम करता है, अब 1000 बंदों को अलग अलग से कानून डील नहीं कर सकता, वो क्या करेगा पूरी कंपनी का नाम देगा। यानी मिसाल के तौर पर एक शहर में बहुत सारे लोग रहते हैं तो अब हर एक बंदे का नाम तो नहीं लिया जा सकता। अदालत कहेगी कि भाई लाहौर के सारे रहने वाले, फलां इलाके के रहने वाले। तो लोग कहते हैं कि यार ये लीगल पर्सनैलिटी आए हुए है ना, एक टूल है, शॉर्टकट है जो कानून यूज़ करता है बहुत सारे लोगों को डील करने के लिए,
ठीक है जी। उसके बाद एक और थ्योरी है केल्सन थ्योरी, वो ये कहता है कि भाई पर्सन और कंपनी में कोई फ़र्क नहीं है, ये दोनों लीगल आइडियाज़ हैं जो कानून ने क्रिएट किए हैं। यानी चाहे इंसान हो चाहे कंपनी हो, दोनों लीगल यूनिट्स हैं कानून की नज़र में। सो दोस्तों ये थी वीडियो भाई, पर्सन एंड टाइप्स ऑफ पर्सन इन ज्यूरिस्प्रूडेंस। मैंने आपको आसान अल्फाजों में समझाने की कोशिश की है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।